नमस्कार बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम भी है कि फॉर्म भरे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की हम बात करें और बात करें आरओ आरओ की, ये दोनों वैकेंसीज के फॉर्म भरे जा चुके हैं और डेट भी निर्धारित हो चुकी है लगभग। स्क्रीन बोर्ड पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सामान्य हिंदी हिंदी का एक यहाँ पे सिलेबस डिसेबल हो रहा है, यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से लेकर के एग्जाम तक हम प्रयास करेंगे कि इसी चैनल के माध्यम से जो संपूर्ण जो हिंदी होती है, जो आपके स्टेट एग्जाम के पेपर में जो पूछी जाती है, उसको हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकें। आपके सामने दो इमेज है। एक इमेज दिख रहा होगा सामान्य हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है। ये आपका पेपर है बच्चों, किसका? आरओ यारो का। ये आपका जो सिलेबस है वो है किसका? आरओ यारो का। जिसमें आपका जो सिलेबस है वो पढ़ना होता है आपको विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, और क्या चीज आता है आपका? पर्यायवाची शब्द आते हैं। ये छह अध्याय से ये छह अध्याय से सवाल बनते हैं और हर अध्याय से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी संख्या टोटल होती है कितने मार्क्स की? 60 नंबर की। ये आरओ आरओ में। और दूसरा जो भाग है, ये जो यहाँ पे जो सिलेबस दिख रहा है, ये है आपका किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का, यूपीपी कांस्टेबल का, इसकी भी वैकेंसी अभी चल रही है। इसके भी 60,244 पोस्टें आपके रिक्त स्थान है, जो कि अगले 2-3 महीनों के अंतर्गत इसके पेपर होने की जल्द से जल्द इसकी संभावना है, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे इन हिंदी के सिलेबस में। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले ये कि हिंदी है तो क्या चीज है। हिंदी के बारे में आप कितना समझते हैं, आप कितना जानते हैं? एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टेट एग्जाम के लिहाज से। अगर हिंदी की बातचीत करें तो हिंदी क्या है? जनरली बच्चे यही कहते हैं हिंदी क्या चीज है। तो कुछ बच्चों का जवाब आता है, अगर क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, तो वहां पे बच्चे कहते हैं पहली चीज कि सर हिंदी क्या है? एक भाषा। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। और क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं सर बोली है। सर बोली भी है। हिंदी क्या है? एक बोली है। हिंदी क्या है? एक बोली है। चलिए ये भी ठीक है, हिंदी एक बोली है। और क्या कहते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक बातचीत करें कि आप भाषा क्या है। तो भाषा देखिए, संस्कृत का एक शब्द होता है बच्चों, भाषा का एक शब्द है। संस्कृत का एक शब्द है भाष। संस्कृत का एक शब्द है भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब आप भाषा किसे कहेंगे, अभी भी विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। बोली, बोली का मतलब अब यहाँ पे ये हो जाती है जो एक लिमिटेड क्षेत्र में बोली जाती हो। एक एक बड़े भूभाग पे न बोले जाकर के एक लिमिटेड क्षेत्र में बोली जाती हो, उसमें साहित्यिक रचना न होती हो। ध्यान समझिएगा, उसमें साहित्यिक रचना न होती हो तो वो बोली होती है। लेकिन वही बोली जब एक बड़े भूभाग पर बहुसंख्यक लोगों के बीच में बोली जाती होगी तो फिर वो क्या रूप ले लेती है? वो भाषा का रूप ले लेती है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। लेकिन कई सारे बच्चे हमारे कहते हैं सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। देखिए, भारत की जो राष्ट्रभाषा के रूप में जो वर्णित है बच्चों, वो राजभाषा है। वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। क्या चीज है वो राजभाषा है। मतलब राजकाज के कार्यों में, राजकाज के राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? उसे हम राजभाषा कहते हैं। अनुच्छेद 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 343 से, अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको हिंदी का उल्लेख मिलता है। और 14 सितंबर
1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। किसमें? हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा न होकर के राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। और 14-22 भाषाएं उस वक्त थी, इसीलिए हम हर 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान में राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को इसी दिन अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन संविधान में 14 भाषाओं के साथ हिंदी को दर्ज किया गया था। तो ये जनरली एक बात हो रही है कि किस चीज की? हिंदी की। चलिए, तो दर्ज हुआ। अब यहाँ पे बहस इस चीज की है, हिंदी आपने कहा कि क्या चीज है? हिंदी एक भाषा है। अब अगर हिंदी एक भाषा है तो आप सबसे पहले ये बताइए, अब ये जो हिंदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसमें थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि भारत के भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी से द्वारा हम भारत में भौगोलिक दृष्टि के दृष्टिकोण से भारत में जब तुर्की अथवा पुर्तगाली, अरबी अथवा फारसी के लोग जब वो एंट्री करते हैं, वहां से जब आते हैं तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। कौन सी नदी बोलते थे? सिंधु को हिंदू बोलते थे। और उसके अगल के जो लोग होते थे उनके द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा थी वो कहलाने लगी धीरे धीरे क्या चीज? वो हिंदी कहलाने लगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर ये शब्द, हिंदी शब्द उन्हीं के द्वारा आया, तो हिंदी जो शब्द है हिंदी जो शब्द है ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये तो फारसी से हुआ। किससे हुआ? फारसी से हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा बच्चों? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जरूरी है कि इससे पहले यानी भारत में फिर भाषा कौन सी बोली जाती रही थी। तो हिंदी को अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में मुख्यतः 3 चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, देखनी है। क्या चीज? 3 चीजें, जैसा कि सिलेबस में निहित था। पहला है हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। और तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीपी, लेखपाल, वीडियो, स्टेट एग्जाम में आरओ, तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है। आप देखिए, जैसा हम आपके यहाँ पे सिलेबस में प्रस्तुत किए थे, क्या चीज है यहाँ पे? ध्यान से देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहले हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। और आपके साहित्यिक इतिहास में से कुछ उठा ली जाती है प्रसिद्ध कवि, उनके लेखक, रचनाएं अथवा हिंदी भाषा में पुरस्कार। जो पहला था, जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, हिंदी और भारतीय भाषाएं अथवा हिंदी का विकास क्रम, वो यहीं से। और इसमें से, इस व्याकरण में से आपके आरओ के पेपर में केवल ये 6 अध्याय पूछे जाते हैं, जो एक एक अध्याय में से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 60 नंबर के होते हैं। हम इसी पे वर्णन हम लोग करेंगे, इसी पे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, इसी पे हम बातचीत करते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी
हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये आपका एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको समझना है कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है वो क्या रहा है। जैसा कि इससे पहले अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि भाषा क्या है, आइए सबसे पहले फिर से भाषा के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भाषा, भाषा भाषा संस्कृत के, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, भाष शब्द से बना जिसका अर्थ होता है बोलना, भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, भाष शब्द से बना जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा, अब अगर पूछे कोई भाषा क्या है तो संस्कृत के भाष शब्द से बना है बोलना। भाषा वह माध्यम है, आप इसे कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को, भावों और विचारों को, भाव और विचारों को लिखकर, भाव और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर, लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे को, एक दूसरे को व्यक्त कर सके, एक दूसरे को व्यक्त कर सके, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम भाषा करते हैं। एक दूसरे को हम व्यक्त कर सके उसे हम भाषा कहते हैं। ध्यान समझिएगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर, तो आप अगर बातचीत कर सकते हैं तो भाषा के मुख्यतः आप कर सकते हैं कि दो भेद हैं। कौन कौन से? बोल लिख कर अथवा क्या चीज बोलकर। लेकिन लेकिन जब आप भाषा के प्रकार की बात करेंगे, सुनिएगा, अगर आप भाषा के प्रकार की बात करेंगे तो भाषा के जो प्रकार है वो मुख्यतः तीन है। पहला, बोलकर मतलब मौखिक, बोलकर मतलब क्या चीज, मौखिक। दूसरा क्या चीज है, लिखकर मतलब, लिखकर मतलब लिखित। और तीसरा है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा के जो स्वरूप हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो तीन हो जाते हैं, मौखिक, लिखित और कौन सी, सांकेतिक। मौखिक, मौखिक में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, 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 ध्वनि का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ध्वनियों का। जैसे अभी अभी जब हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, भाषा क्या है, भाषा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों को लिख कर अथवा बोलकर, ये जो हम बोल रहे हैं ये ध्वनियां हो गई, ये क्या हो गई, ध्वनियां हो गई। और इन्हीं ध्वनियों को अगर लिख दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, जैसे वर्ड के रूप में, ध्वनि को वर्ड के रूप में क्या कर दिया जाए, लिखित कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वो हो जाती है हमारी क्या चीज, सांकेतिक। आप लोग बड़े ही ध्यान से इस चीजों को सुन रहे हैं, तो जैसा हम आपको बताएं कि हम इस टॉपिक को, इस पूरे हिंदी व्याकरण को हम लोग बातचीत करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, समझिएगा इस चीज के बारे में। लिखित, और तीसरा होता है आपका क्या चीज, सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब, सांकेतिक का मतलब, आप ट्रैफिक चौराहे पर जो आप रेड लाइट बत्तियां लगी होती हैं, आपने देखा होगा ना चौराहों पर जो रेड लाइट क्या लगी होती हैं, बत्तियां लगी होती हैं ना, वो एक प्रकार का क्या करती हैं, संकेत करती हैं। तो वो भी तो आपके भाषा का एक माध्यम हो गई, वो भी आपके भाषा का माध्यम हो गई। जो डायरेक्शन बने होते हैं, जो एरो वगैरह बनाए होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी सांकेतिक ही होती हैं। उसे भी हम क्या करते हैं, उसे भी एक प्रकार की क्या होती है, सांकेतिक होती है। कहते हैं कि क्या समझ में आ रहा, बढ़िया। तो हम भी ये प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या लोग कहते हैं, ये भी हमारी सांकेतिक ही होती हैं। तो भाषा के जो मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तीन, मौखिक, लिखित और क्या चीज, सांकेतिक। अब मौखिक, लिखित और सांकेतिक।
हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो सुनिएगा, भारत की जो सबसे प्राचीन जो भाषा रही है वो कौन सी रही है? वो रही है संस्कृत, सबसे प्राचीन। लेकिन संस्कृत में जो सबसे पुरानी इसमें भी जो रही है वो कौन सी रही है? वैदिक संस्कृत। और दूसरी कौन सी रही है बच्चों? वो रही है लौकिक संस्कृत। वैदिक और कौन सी? लौकिक संस्कृत। वैदिक का जो काल मिलता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल देखने को मिलता है। किसका? वैदिक का। और लौकिक का मिलता है आपको 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा से कहां तक? 500 ईसा पूर्व तक। आपके जो वेदों की जो रचनाएं सब की गई, वेदों की अथवा पुराणों की वो जो रचनाएं आप देखते हैं, वेद और पुराण, वो सारे के सारे किसमें किए गए? वो सारे के सारे किए गए आपके वैदिक संस्कृत में। लौकिक में रामायण महाभारत की जो ग्रंथियां होती हैं ये सभी आपके किसमें आते हैं? लौकिक संस्कृत में। अब यहाँ से भाषा परिवर्तित, ध्यान समझिएगा, भाषा हमेशा कठिन से सरलतम की ओर बढ़ती है। अब यहाँ से एक भाषा आती है, कौन सी? पाली भाषा। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? किस भाषा में? पाली भाषा में। और इसका काल मिलता है, काल मतलब समय, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब यहाँ पे आपका कैलेंडर आएगा 1 ईस्वी तक। अब पाली भाषा से जो परिवर्तित होती है वो किसमें जाती है? वो जाती है किसमें? प्राकृत में। अब प्राकृत भाषा का जो काल मिलता है बच्चों वो 1 ईस्वी से कहां तक? 500 ईस्वी तक वो मिलता। कहां तक? 1 ईस्वी से कहां तक मिलता है वो 500 ईस्वी तक मिलता है। अब इसके बाद से प्राकृत के बाद से जो आती है भारत में वो आपकी आती है क्या चीज? अपभ्रंश। ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है, अपभ्रंश। अपभ्रंश आपका 500 ईस्वी से लेकर के कहां तक है? 1000 ईस्वी तक। और अपभ्रंश के बाद, भ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अब यहीं से आपकी आपकी अपभ्रंश से ही आपकी मिलती है 6 अलग अलग बोलियां। अब समझिएगा, यहाँ पे बोली शब्द का निर्माण फिर कर रहे हैं। और फिर आपकी आती है, आपकी कौन सी आती? अवहट। और अवहट का जो काल मिलता है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक मिलता है। और फिर आती है आपकी कौन सी? हिंदी। और अभी तक जो प्रयोग होता है वो कौन सा? हिंदी का प्रयोग। और ये लगभग लगभग आ जाती है आपकी 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी। अब यहीं पे जो भाषा का परिवर्तन हुआ, अब सिंधु नदी से जब वो अरबी अथवा पुर्तगाली तुर्की के लोग जब वो प्रयोग क्या नाम है, भारत में अपने व्यापारिक उद्देश्य से आते हैं तो उसी सिंधु नदी को हिंदी बोलते हैं। और हिंदी शब्द से ही वहाँ के रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। और इस प्रकार से उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो एक नया रूप लेती है। किसका? हिंदी का। अब फिर हिंदी का एक व्याकरण काल मिलता है, एक लोप मिलता है। और यहाँ से हिंदी साहित्य का भी एक इतिहास का कालखंड का प्रयोजन किया जाता है, जो श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के साहित्यिक इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। लेकिन आपका जो पेपर है उसमें सबसे अधिक जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से हैं? वो बनते हैं व्याकरण से, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान से। तो आपको पूरे इस चैप्टर में व्याकरण मौलिक ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप मौलिक ज्ञान व्याकरण के भाग को अगर आप समझ पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आप कितना आसानी से इस चीज को डिकोड कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए, उससे पहले थोड़ा सा जरूरी ये है कि हम लोग बातचीत करते हैं हिंदी विकास क्रम के बारे में। अगर वैदिक संस्कृत और कौन सी? लौकिक संस्कृत।
तो वैदिक संस्कृति में हमारे जितने भी वैदिक संस्कृत में जितने भी हमारे पुराणों की, हमारे जो वेदों की जो रचनाएं हुई, जो लिखित हुई, वो सभी किसमें रखे गए हैं? वो सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वो सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और जो दूसरे जो परिवर्तन किए गए, वो जो लिखे गए, जो रामायण थे, महाभारत थे, वो किसमें हमारे आते हैं? वो लौकिक संस्कृत में आते हैं। लेकिन व्याकरण के प्रभाव से हिंदी भाषा का विकास क्रम में उतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं बनता जितना कि किस चीज का? व्याकरण का। तो हम विस्तार पूर्वक हम लोग इस पे जो बातचीत करेंगे, वो बातचीत करेंगे किसका? व्याकरण का। और व्याकरण की बात होगी तो सबसे पहले इसमें बातचीत होगी किसकी? वर्णमाला की। किसकी? वर्णमाला की। यानी हमारा जो अध्याय होगा, हम लोग जो चर्चा करेंगे, वो किस पे करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? वर्णमाला से। और वर्णमाला के बाद जब हम पहुंचेंगे, हम लोग किस पर पहुंचेंगे? संधि पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो वो ही बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होगा संधि का। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होगा संधि का। और जो संधि का महत्वपूर्ण भाग होगा, सॉरी संधि कह रहा हूं, शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होगा। शब्द आपका 4 भागों में बटेगा। और पूरा व्याकरण का जो इतिहास है वो यहीं से बनेगा। कहाँ से? शब्द से ही बनेगा। शब्द से ही बनेगा। शब्द को ही आपको समझना होगा। शब्द का ही पूरा का पूरा खेल चलता है पूरे इस व्याकरण में। अगर आप उसे एक एक चीज को विस्तार पूर्वक अगर आप समझेंगे तो बड़ा ही आसानी से आप इसे समझ सकेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वर्णमाला। वर्ण क्या लिखा है? सबसे पहले वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? प्राथमिक प्राथमिक लिखित प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। मतलब जो सबसे पहले लिखा जाए, जो सबसे पहले लिखा जाए। उससे पहले क्या है? उससे पहले तो ध्वनियां है। ध्वनियों को ही अगर हम लिख दीजिए तो वो क्या कहलाया? वो वर्ण कहलाएगा। अब एक बात बताइए, अगर वर्ण हो गया तो वर्ण से क्या बनेगा? शब्द। तो शब्द आप किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक, समझिएगा इस चीज को, महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्या चीज है? सार्थक समूह को। सार्थक मतलब कोई ना कोई उसका अर्थ होना चाहिए। सार्थक समूह को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य क्या होगा तब? वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों के क्रमबद्ध शब्दों के क्रमबद्ध समूह को शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? तो व्याकरणबद्ध, समझिएगा, व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप, व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाती है। व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और अब लिखा है वहां पे क्या चीज? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित 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 समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सांकेतिक रूप, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, सार्थक समूह को प्राथमिक लिखित। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या करते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला कहते हैं। ये आपके वर्णमाला के थोड़े से वन लाइनर के कुछ सवाल थे, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब वो आप जानते हैं, अगर वर्णमाला आएगा तो इसमें जरूर बातचीत होगी। किसकी बातचीत होगी वर्णमाला में? वर्णमाला में बातचीत होगी स्वर की और किसकी? व्यंजन की। स्वर की और किसकी? व्यंजन की बातचीत होगी। और हम लोग इसी पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगले अध्याय से, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।